औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और इंडिया में जंग शुरू हो चुकी है। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। किस किस जगह से इंडिया ने क्या क्या प्लान बना के हमला किया है, इंडिया के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े हैं, और पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने वतन का दिफा किया है पाक फौज ने, इस पे बात करूँगा। और कौन कौन से इस वक्त गद्दार हैं मुल्क के अंदर जो खुल के इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे बात करूँगा। और इस वक्त पाक फौज को जितनी पाकिस्तानी कौम की हमायत की ज़रूरत है, शायद 78 सालों में पहले कभी नहीं थी, इस पे बात करूँगा। और आज़ाद कश्मीर से पीटीआई का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो गया है, उसका वजूद ही ख़त्म हो गया है। पूरी की पूरी पार्टी के साथ क्या हुआ, किस तरीके से गायब हुई, ये पूरी तफसील बताऊंगा मुख्तसर से बिलाग में। सबसे पहले आप सबसे बस एक अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, हम सब एक फैमिली हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सब का कि जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे सुनना और देखना चाहते हैं। मैं हक सच की आवाज़ हूँ। मैं एक 76 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और मेरे उस्ताद मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब हैं जो कि नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे। तो नवाए वक्त तो नहीं रहा है, लेकिन प्रिंट मीडिया में मैं चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसलिए फेल हो गया था, फ्लॉप हो गया था कि वहाँ 99% झूठ बोला जाता था। फिर अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दिया जिस पे मैं आप सबको हक सच बताता हूँ और दिखाता हूँ। सबसे पहले आ जाएं जनाब के आज़ाद कश्मीर से किस तरीके से पूरी की पूरी पीटीआई कहाँ गायब हो गई है, या ये एंड में बताऊंगा। चलें बता देता हूँ। आज़ाद कश्मीर में से पूरी की पूरी पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है। क्यों शामिल हुई है? क्योंकि ये गए ही पीपल्स पार्टी से ही थे उस वक्त। आज पीटीआई के कुत्ते भौंक रहे हैं ना, उस वक्त ये कहते थे नहीं भाई हमारी हमने विकेटें गिराई हैं, ये हमारे कप्तान ने विकेटें गिराई हैं, तो अब विकेटें वापस उनकी तरफ गिरी हैं, तो अब क्यों पिछवाड़े में मिर्चें लगी हुई हैं, अब बर्दाश्त करो ना। तो पूरी की पूरी पीटीआई जो है ना का आज़ाद कश्मीर से मुकम्मल सफाया हो गया है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से भी इनका मुकम्मल सफाया अनकरीब हो जाएगा। क्योंकि देखें, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हुए, पूरे मुल्क से पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त हुई है। जहां 13 साल से केपीके में ये हुकूमत कर रहे हैं, वहां पे जब इलेक्शन हुए, बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिन्होंने या फौत हो गए थे या नायल हो गए थे या 2-2, 3-3 सीटों से जीते हुए थे, उनके ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, तो 47 अजला में से 47 के 47 में एक में भी पीटीआई नहीं जीती, सब के सब नून लीग जीती है और वहां पे इनका सफाया हो गया है।
इंशाअल्लाह नवाज शरीफ ने तो ना सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि खुल के बता दिया है कि हम किसी भी लोटे को नहीं लेंगे, पीटीआई के किसी भी लोटे को नहीं लिया जाएगा पार्टी में। तो इसलिए पंजाब में भी इनके लिए बस एक ही पार्टी है, पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये निकले हुए भी पीपल्स पार्टी से ही है, पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं। वापस अगर उस पार्टी में जा रहे हैं तो कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि ये तो आए थे, इमरान तो आया था मुल्क को तबाह करने के लिए और तबाह कर दिया था, 99% तबाह कर दिया था। ये अल्लाह बाजवा का भला करे कि वो भला करप्ट था जो भी था, लेकिन गद्दार नहीं था। उसने मुल्क को बचाया है, इसको उतार के ना उसने मुल्क को बचाया है। तो अब आप आ जाए जनाब के इंडिया ने बैक वक्त ये मंसूबा बनाया था कि अफगानियों की एक काल पकड़ी गई है। जो इस्तांबुल में इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ, ये बार बार कालें करते थे। अब हमारी एजेंसी ISI तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये बार बार रब्ता कर किसके साथ रहे हैं। उन्होंने जब इनकी कॉल ट्रेस की तो पता चला कि वो दिल्ली से राब्ते में है। ये इतनी गद्दार कौम है, मैं तो कहता हूँ 1 सेकंड के लिए भी इन्हें पाकिस्तान में ना रहने दिया जाए। ये वो गद्दार कौम है जिसको 50 साल हमने सीने के साथ लगाए रखा, खिलाया पिलाया, यहाँ उन्होंने कमाई की। खाली हाथ कपड़ों में एक एक जोड़ा कपड़ों का लगा हुआ था, उसमें आए थे। यहाँ एक एक बंदा 20-20 25-25 ट्रक भर के सामान के ले जा रहा है। ये कहां से कमाया? यहीं से कमाया ना, जिस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हो इंडिया के साथ मिलके, गद्दारों के साथ मिलके। जो लोग कह रहे थे ना, जो जाहिल मौलवी कह रहे थे कि जहालत भरी हुई है जिनमें कूट कूट के, कि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि आखिरी वक्त में ऐसे उलमाए कराम आएंगे कि जिनके ईमान जिनके हलक से भी नीचे नहीं उतरेगा। ये वही है अफगानिस्तान के लोग जो कुत्ते भौंक रहे थे ना कि इन्होंने जाके गजवा हिंद लड़ना नहीं, इन्होंने लड़ना है। ये गजवा मोदी लड़ने के लिए तैयार है, गजवा हिंदुस्तान लड़ने के लिए तैयार है, उसके दिफा के लिए तैयार है। इन्होंने गजवा हिंद नहीं लड़ना। वो पाक फौज के बारे में कहा गया था और वाज़े तौर पे उसमें कहा गया था कि इस फौज की क़यादत एक सैयद ज़्यादा कर रहा होगा, और हाफिज सैयद आसम मुनीर देख लें कमांड कर रहा है। वो अली और फातिमा की औलाद है और शाह शम्स तबरेज़ की नस्ल है। जब उसकी क़यादत होगी तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर जगह पे कामयाब होगा। ना सिर्फ पाकिस्तान ने भरपूर दिफा किया। अच्छा, इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर किया। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, ये फ्रांस से लिया गया था और इसके बारे में ये पूरी दुनिया में ख्याल था कि इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन है। ये एक मरतबा चल गया तो ये अपने निशाने को हिट करके ही छोड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसको रोका है बल्कि उसको फजा में ही तबाह कर दिया है। इसके बाद अब उनका प्लान ये है कि हम बैक वक्त 4 सेक्टरों से इंडिया ने हमला करना है और 7 सेक्टरों से हमला करना था तालिबान ने। अब वो 7 की 7 चेक पोस्टें पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर ली हुई हैं और वापस दी भी नहीं है। अब इंशाल्लाह वो करेंगे भी ना तो अब मुंह की खाएंगे। और इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को वो ड्रोन दे दिया है जो कि पूरी दुनिया में उसका टक्कर का ड्रोन क्या को कोई हवाई जहाज भी नहीं है। वो JF थंडर क्या ये J-35 को भी पीछे छोड़ के J-10 को भी पीछे छोड़ गया है। बहुत जदीद किस्म का, दिन और रात दोनों टाइम में वो देख के दुरुस्त निशाने पे जाके हिट करता है
اور میزائل اس میں ریڈار میں نظر بھی نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو خطرہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ 100% اپنے نشانے پہ جا کے اس کو ہٹ کرتا ہے اور بحفاظت واپس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ریڈار میں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے بلوچستان میں بین البر اعظمی میزائل کا تجربہ کامیابی کے ساتھ کر دیا ہے۔ پوری قوم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ اب پوری دنیا کا امریکہ سمیت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس میزائل کے نشانے پہ نہ ہو۔ اس کی رینج 25,000 کلومیٹر ہے۔ اسے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان حافظ سید عاصم منیر کی قیادت میں، شہباز شریف، نواز شریف کی قیادت میں کتنی ترقی کی ہے۔ کہاں دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، کہاں اب پاکستان۔ اچھا، یہ یوتھ کی آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان اسرائیل میں جا کے اسرائیل کی حفاظت کرے گا۔ وہ کھوتے کے پتروں، وہاں پہ وہ غزہ میں جا رہا ہے، اسرائیل نہیں جا رہا ہے۔ غزہ فلسطین کا علاقہ اسرائیل کا نہیں ہے، اور فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے وہاں جا رہا ہے، اور اکیلا پاکستان نہیں ہے، اس میں پوری دنیا کے 10 اسلامی ممالک کی بہترین افواج شامل ہے۔ اس میں ترکی شامل ہے، اس میں پاکستان شامل ہے، اس میں ملیشیا شامل ہے، اس میں مطلب بہت سارے ممالک شامل ہے، پورے مصر شامل ہے، اور اس کے علاوہ اردن شامل ہے، قطر شامل ہے، بہت سارے ممالک شامل ہے۔ نہ سوری، قطر نہیں ہے، اردن ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں، مصر ہے، اور عراق بھی نہیں ہے، اور کافی سارے ممالک ہیں۔ بہرحال مضبوط فوج ہوگی جو کہ صحیح ان کا حفاظت کرے گی انشاءاللہ۔ اور یہ یوتھ کے وہ غدار نسل کے، گندی نسل کے کیڑے ہیں، یہ ابھی بھی جنگ، حالت جنگ میں ہے فوج، ابھی بھی فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر جو بندہ فوج کے خلاف بھونک رہا ہے، سمجھو کہ وہ فوج کا نہیں، پاکستان کا غدار ہے۔ وہ پاکستان کا وہ غدار ہے جو کبھی اپنے باپ کے تخم سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شیر افضل مروت کہہ رہا ہے، جو کہ پی ٹی آئی کا ہی سینئر نائب صدر رہا ہے پنجاب کا، وہ کہہ رہا ہے، اور اہم لیڈر ہے پی ٹی آئی کا، ابھی پی ٹی آئی سے نکلا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا باپ ہے ہی نہیں، یہ پورے محلے کی مشترکہ پیداوار ہے۔ نہیں تو کسی یوتھ کو چاہیے ہو تو وہ اس کا ویڈیو بیان میرے پاس موجود ہے، ان باکس میں آ جائے، میں اس کو دے دوں گا۔ پھر وہ سوچے، گھر جا کے اپنی ماں سے پوچھے کہ بھائی ماں، یہ واقعی پورا محلہ میری پیدائش میں مشترکہ طور پہ شامل رہا ہے، تب جا کے میں پیدا ہوا ہوں۔ لکھ دی لعنت تاڑے جمن تے اور تاڑے جمن والی تے۔ یہ وہ گشتی کے بچے ہیں۔ معذرت جی کہ میرے منہ سے نکل گیا، میں نہیں گالی گلوچ کرتا رہتا ہوں۔ تو جہاں پہ ملک کی بات آ جائے نا، تو وہاں پہ بندے کا بلڈ پریشر اپنے آپ ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ لیا ہوا ہے۔ اس میں لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر بار قربان کیا، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتیں گنوائیں تب بنایا، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تب بنایا۔ یہ ایسے ہی نہیں اٹھ کے بن گیا ہے جس کو ہر یوتھیا اور ہر 2 ٹکے کا کشمیری اٹھ کے گالیاں نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو بھی اب نانی یاد کروائی جائے گی، ان کو پاک فوج سے اور پورے پاکستان سے جوتے مار کے ان پہاڑوں میں بھیجا جائے گا۔ وہ پہاڑی بوجھے وہاں پہ پھر درختوں کی چھال کھا کے زندہ رہیں گے، یہی ان کی اوقات ہے، کیونکہ انہوں نے بھی سردار امان کا ساتھ دے کے نا، سردار امان راہ اور موساد کا ایجنٹ ہے۔ یہ دبئی میں 2 ٹکے کا ڈرائیور تھا، اس کی کیا اوقات تھی؟ آج خربوں کا مالک ہے، 65 کروڑ کی گاڑی سپورٹس کار میں گھوم رہا ہے۔ یہ اس کے باپ کا پیسہ تھا؟ یہ غداری کا پیسہ ہے۔ یہ سب کے سب غدار ہیں۔ یہ اس میں 99% جو گندی نسل اب پیدا ہوئی ہے نا کشمیر میں، وہ سب کی سب غدار ہے۔ کھاتے پاکستان کا ہے، پیتے پاکستان کا، پاکستان پہ ہی بھوگتے ہیں۔ ان الو کے پٹھوں کو اب وہاں پہ ہی بھیج دیا جائے اور
نکال لی جائے وہاں سے اپنی فوج، پھر انڈیا تمبر کے ڈنڈے ان کے پچھواڑے میں گھسیڑ کرنا ان کے منہ سے نکالے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو اللہ فتح عطا کرے گا اور پاکستان کی حفاظت کرے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد قوم خوشخبری سنے گی کہ یہ آزاد کشمیر بھی مکمل آزاد کر کے پھر ان کو ٹکے والی جگہ پہ رکھ دیا جائے گا کہ چلو بھائی اب بنو خود مختار اور اپنے خرچے خود اٹھاؤ۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ آرام 78 سالوں سے پاکستان کا آرام کھاتے رہے ہیں، وہی آرام ان کے جسم میں پاکستان کے خلاف بول رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔